वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टेक्नोराइज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग IRSOD का एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, IRSOD 2020। ठीक है, आज उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट ट्रैक्स फॉर न्यू वर्क्स ऑन BG। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 4265, 4725, 5300, 4495। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है न्यू वर्क्स के बारे में, कहा है किसके बारे में, कहा है न्यू वर्क्स के बारे में कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या होगा, 5300, ऑप्शन 3 5300 है कि नहीं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा दिया हुआ है। ट्रैक स्पेसिंग, मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, तो ये क्या है, फॉर एग्जिस्टिंग वर्क्स 4265, न्यू वर्क्स के लिए क्या है 5300। फिर यहाँ पर उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि नए वर्क किसको कहा जाता है। नए वर्क आपके न्यू लाइंस या न्यू रनिंग लूप्स, इसको कहा जाएगा कि न्यू वर्क्स है। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग लाइन का एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बदली कर रहे हैं, तो वो न्यू वर्क्स नहीं होगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओके चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। What is the minimum radius या what minimum radius is specified for curves on BG। ब्रॉड गेज में मिनिमम रेडियस क्या स्पेसिफाई किया गया है, 87 मीटर, 350 मीटर, 218 मीटर या 175 मीटर्स। ठीक है, इसमें से क्या आंसर सही है आप अपना मार्क कर लीजिए। ठीक है, so answer to this is, most of you are telling option D, that is 175 meter। yes, the answer is correct, option 4 यानी कि 175 मीटर ही है। ओके तो इसका अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए एक्सप्लेनेशन, एज पर पैरा 2 मिनिमम कर्व रेडियस इज 175 मीटर, दैट इज 10 डिग्रीज। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अभी। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिजेस विदाउट सॉलिड डेकिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड। क्या है, एग्जिस्टिंग ब्रिजेस है जिसमें सॉलिड डेक्स नहीं है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लीपर स्पेसिंग अलाउड। मैक्सिमम स्लीपर स्पेसिंग क्या अलाउड है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 510 mm, 610 mm, 450 mm एंड 200 mm। यहाँ पर आप ये चीज देख लीजिए कि ये जो स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है वो क्लियर स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है। क्लियर स्पेसिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो किसके लिए बात हो रही है, एग्जिस्टिंग के लिए बात हो रही है। ठीक है, ओके तो एग्जिस्टिंग के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो आपके सामने ऑप्शन से करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन 1 है 510 mm। इसका आपको रेफरेंस के साथ में अभी आप देख लेते हैं, IRSOD में दिया गया है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ब्रिज स्लीपर स्पेसिंग एंड डायमेंशंस। स्लीपर स्पेसिंग ऑन एग्जिस्टिंग ब्रिजेस वेयर नो सॉलिड सपोर्ट एग्जिस्ट बिटवीन द स्लीपर्स। मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लीपर्स इज 510 mm। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग ब्रिजेस के बारे में बोला था, तो मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस इसमें क्या है 510 mm है। मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्लीपर्स 510 mm। अब नए के बारे में क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्लीपर स्पेसिंग फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, रीगर्डरिंग, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, इन सब के लिए क्या है, मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर्स 200 mm, whereas मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्लीपर, दो स्लीपरों के बीच में क्लियर डिस्टेंस 450 mm है। लेकिन जहां जॉइंट स्लीपर आप समझते हैं, वहां अगर कहीं रेल जॉइंट है, समथिंग है, तो वहां पे स्पेसिंग जरा कम करनी पड़ती है। तो वहां अधिकतम गैप कितना होगा, दूरी कितनी होगी, 200 mm होगी न्यू वाले में। ओल्ड में ऐसा कुछ कहा नहीं था, न्यू में बात है मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर्स इज 200 mm, वेर एज वो तो कंसेक्यूटिव स्लीपर्स यानी और बाकी जो स्लीपर होंगी वहां पे 450 mm होगी। ठीक है, फिर बाद में डायमेंशन फॉर ब्रिज स्लीपर्स, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें मैंने ले लिया है इसके अंदर। डायमेंशन फॉर ब्रिज स्लीपर्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स। कई बार ऐसा होता है जो लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स हमारे होते हैं ना, उसके ऊपर ही हम लोग ब्रिज स्लीपर लगाते हैं। उस परिस्थिति में क्या कहा है कि ब्रिज स्लीपर की मिनिमम डेप्थ जो होगी 150 mm होगी। ब्रिज स्लीपर की मिनिमम डेप्थ शुड बी 150 mm, एंड दैट इट एक्सक्लूड्स नॉचिंग फॉर केम्बर। कभी अगर केम्बर वगैरह हमको देना है या कवर प्लेट हमने लगाना है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसकी डेप्थ को छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा यह है मिनिमम डेप्थ 150 mm है, और मिनिमम लेंथ ये क्या कहा है कि आपका जो भी गर्डर होगा
जो भी आपका गर्डर होगा आउटसाइड टू आउटसाइड जो गर्डर का रहेगा उसमें 305 mm ऐड कर दीजिए। 305 mm ग्रेटर देन द आउटसाइड टू आउटसाइड डिस्टेंस ऑफ गर्डर फ्लैंजेस, यानी कि जो भी दो लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स रखे गए हमारे, अभी डायग्राम से बताता हूँ, ये समझो मेरे दो लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स रखे गए हैं, ठीक है, सॉरी, ये समझो हमारे दो लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स रखे हैं, हाँ, डायरेक्टली उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर हमने चाहे यहाँ पे स्लीपर हम लगा रहे हैं, तो क्या कहा कि ये जो इनकी जो भी दूरी होगी आउटसाइड टू आउटसाइड की होगी प्लस 305 mm ग्रेटर, यानी अब ये 305 जो है आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और मिनिमम क्या का है, मिनिमम लेंथ स्लीपर की कभी भी 2440 से कम नहीं होनी चाहिए। लाइक दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम विड्थ। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रॉड गेज है, हमारा जो है स्लीप जो आपका रेल वगैरह आप लगाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो मिनिमम लेंथ ऑफ स्लीपर शुड बी 2440, यानी क्योंकि आपका गेज ही 1676 है। अब गर्डर बहुत नजदीक है, प्लस 305 दे दिया, पता चला कि ओवरहैंग में चला गया हमारा रेल, इट शुड नॉट बी देयर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा कम से कम 2440 होना चाहिए, लेकिन आउटसाइड टू आउटसाइड प्लस 305 डिजायरेबल है, अगर आपका जो है बहुत ही क्लोजली स्पेस लॉन्जिट्यूडनल गर्डर नहीं है तो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल्स ऑन अ कर्व? कर्व में गोलाई होती है ना कर्व, तो वहां पर मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा चेक रेल में? अब हम सभी जानते हैं कि जहां पे कर्व बहुत शार्प होता है, जहां पर कर्व हमारा बहुत शार्प होता है, वहां पर अभी यहाँ पे आगे वो भी क्वेश्चन आएगा। तो कर्व जहां पर शार्प होता है, तो कर्व की शार्पनेस के हिसाब से कई जगह पे क्या करना पड़ता है हमको, अंदर की रेल जो होती है यहाँ पर एक चेकरेल देते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, हम एक चेकरेल प्रोवाइड करते हैं, व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड चेकरेल। तो इनके बीच में जो गैप के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कि इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप, ये कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल ऑन अ कर्व, ये क्या है, 44, 51, 57 एंड 60 mm। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो व्हाट इज इट, लेट अस सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, दैट इज 44 mm, कम से कम 44 mm होना चाहिए। अब क्या कहता है हमारा एरोसिटी, देख लीजिए, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल्स ऑन कर्व्स 44 mm। अब इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड और ही भी है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मिनिमम क्लियरेंस कह दिया 44 mm ना, आगे क्या कहा, दिस क्लियरेंस मस्ट बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 1676 mm एंड द एक्चुअल गेज ऑफ द कर्व। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, जब आपका कर्व शार्प होगा, कर्वेचर ज्यादा होगा, तो वहां पर आपको स्लैग गेज लगता है, क्या लगता है, स्लैग गेज, यानी कि आपका जो 1676 mm जो स्ट्रेट ट्रैक में आपका जो गेज गेज डिजायर्ड होता है, कर्व जब कर्वेचर जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में आपको स्लैग गेज देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा, दिस क्लियरेंस मस्ट बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट हाफ द डिफरेंस बिटवीन 1676 एंड द एक्चुअल गेज, वो आप उसमें ऐड कर देंगे। अभी एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अभी आपको भी समझ में आएगा, ये मिनिमम 44 तो होगा ही, लेकिन मान के चले कहीं पर, मान के चले कि सपोज समवेयर इट इज 1680 आपका एक्चुअल गेज है, वहां पर आ रहा है, और 1676, ठीक है, तो कितना हो गया डिफरेंस, अगर आपने निकाला तो आया कितना, 4 mm आया, करेक्ट, ये 4 mm आया। तो अगर ऐसी जगह पे इसका डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 mm। तो अगर कहीं पर मान के चलिए कि 1680 का गेज एक्चुअल गेज है, तो अब ये जो है 44 प्लस, फिर वहां पर हम क्या देंगे, मिनिमम वहां पर क्लियरेंस क्या जाएगा, 44 प्लस दिस 2 mm, दैट इज हो जाएगा 46 mm। आई बात समझ में, ये क्या कहना चाहता है हमारा मैनुअल आईआरएसओडी, क्या कहना चाहता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये जो भी वैल्यू आएगी इसका डिफरेंस डिवाइड बाय टू को ऐड कर दिया जाएगा, दिस क्लियरेंस मस्ट बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट हाफ द डिफरेंस बिटवीन 1676 mm एंड द एक्चुअल गेज ऑफ द कर्व ना, ये इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब अगला मैंने आपको कहा था ना कि पिछले उसमें कि कब हम लोगों को कर्व चेकरेल प्रोवाइड करना है कर्व में, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेकरेल कब आपको इनर चेकरेल प्रोवाइड करना है गोलाई में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देख लीजिए, ऑन कर्व्स विथ रेडियस लेस देन और इक्वल्स टू 218 मीटर्स, 218 मीटर से कम, यानी कर्वेचर में जाएंगे तो मोर देन और इक्वल टू 8 डिग्री हो जाए, यानी 8 डिग्री से शार्प कर्व
या रेडियस कहे तो 218 से कम, दोनों एक ही बात है। रेडियस लेस देन और इक्वल टू 218 मीटर और मोर देन 8 डिग्रीज, जहां पर भी ऐसा कर्वेचर होगा, इतनी गोलाई होगी, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रोवाइड चेकरेल। वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेकरेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो आपका कोडल प्रोविजन के हिसाब से चाहिए। इसके अलावा भी एक जगह और कहा है, may also be required on flatter curves if high speed is planned। अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ियां वहां चलाना, हाई स्पीड रूट अगर आपका है, तो वहां पर एट द डिस्क्रिशन ऑफ ऑफिसर लाइक सीनियर डीएन एंड ऑल, वो थोड़े से रिलेटिवली फ्लैटर कर्व पर भी इनर रेल में चक्रेल प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि 8 डिग्री नहीं तो क्यों प्रोवाइड करना, नहीं, हाई स्पीड है अगर तो वहां पर फ्लैटर कर्व्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये तो कोडल प्रोविजन के हिसाब से इस पे तो देना ही देना है, 8 डिग्री से ज्यादा है तो आंख बंद करके वो प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो चलो इस पर हमने थोड़ी सी बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर लेवल क्रॉसिंग्स व्हाट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस अलाउड फॉर चेक रेल्स? क्या कहा, लेवल क्रॉसिंग पर अधिकतम क्लियरेंस क्या होगा चेक रेल पर? ऑप्शन आपके सामने है, 44, 51, 57, 60 mm। मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, दैट इज 57 mm। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 ना, 57 mm। इसमें ज्यादा बताने की जैसे कोई चीज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या यहाँ पर है, देख लीजिए 57 mm है। क्लियरेंस क्या है, मिनिमम क्लियरेंस 51 है, मैक्सिमम क्लियरेंस 57 mm। ठीक है, तीन चीजें होती है लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल में। एक होती है मिनिमम क्लियरेंस, यानी रनिंग लाइन और चेक रेल के बीच का क्लियर 51 कम से कम हो, मैक्सिमम 57 हो, और डेप्थ ऑफ व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल से जो डेप्थ होती है, जो फ्लैंज आपका जो जाता है ये, इसके लिए कम से कम कितना क्लियरेंस चाहिए, 38 mm चाहिए। अगर ये 38 mm आपने नहीं दिया तो व्हील माउंट हो सकती है, व्हील आपकी माउंट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज है, ये तीन चीजें हुआ करती है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी। नेक्स्ट इज minimum horizontal distance for a telegraph post from the track is। कोई टेलीग्राफ पोस्ट है, उसका ट्रैक से कम कितना दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर अ टेलीग्राफ पोस्ट फ्रॉम द ट्रैक इज हाउ मच, हाइट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट प्लस 2135, हाइट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट प्लस 2360, हाइट ऑफ द टेलीग्राफ प्लस 2440, हाइट ऑफ द टेलीग्राफ प्लस 2500। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग सही आंसर ही दे रहे हैं, हाइट प्लस 2360, दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइट प्लस 2360 mm। दिखा देते हैं आपको आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने पैरा नंबर भी मेंशन कर रखा है, अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट फ्रॉम ट्रैक, एग्जिस्टिंग वर्क्स 2135, न्यू वन न्यू वर्क्स और ऑल्ट्रेशन 2360 है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है, न्यू वर्क्स लिखा है, क्या लिखा है, हमारे में न्यू वर्क्स लिखा है, इसलिए 2360 है। और अगर पुराना होता तो 2135, अगर पुराना होता तो ऑप्शन ए सही होता, क्योंकि नया है इसलिए ऑप्शन बी वो जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और दी गई है, उसको भी जरा रीड आउट कर लेंगे, है कि नहीं। क्या कहा है कि अगर ट्रैक कभी कटिंग है, इफ द ट्रैक इज इन कटिंग टेलीग्राफ पोस्ट मस्ट बी आउटसाइड द कटिंग। अगर ट्रैक हमारा कटिंग में है तो ये टेलीग्राफ पोस्ट कटिंग के बाहर होने चाहिए। और दूसरा क्या कहा, इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज, कटिंग की जो एज होती है वहां से जो आपका जब टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कभी कटिंग जो है कोलैप्स हो जाए, लाइक ऐसा लैंडस्लाइड वगैरह जैसा होता है, कुछ कोलैप्स हो जाए तो पता चला टेलीग्राफ पोस्ट ही नीचे जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए ये उन्होंने कहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम हाइट above rail level of for FOBs under 25 kV 25 kilowatts AC traction। ठीक है, क्या है, मिनिमम हाइट अबव रेल लेवल फॉर फुट ओवर ब्रिजेस
अंडर 25 केवी एसी ट्रैक्शन। आज की तारीख में आप जानते हैं बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में 25 केवी एसी ट्रैक्शन ही है, तो वहां पर रेल लेवल से एफओबी का हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है 5410, 6250, 5870, 5070। ठीक है, आंसर क्या है दोस्तों इसका? अगेन यू आर आंसरिंग करेक्टली, इट इज 6250। ठीक है, 6250 इसका आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, एक मिनट, मैंने दोनों ही चीजें ले ली है यहाँ पे। बेसिकली थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, आप बोलेंगे सर ये तो क्या है, ये दो चीजें यहाँ पे देखिए। यहाँ पर अपना 25 केवी का यहाँ पर मैंने दोनों चीजें ले ली यहाँ पे, कि हाइट रिक्वायरमेंट फॉर रोड ओवर ब्रिजेस एंड एफओबीज, आरओबी एफओबी के लिए मैंने ऐसे बताया स्टैंडर्ड के जो है 4875 होता है, डीसी इलेक्ट्रिक सेक्शन ट्रैक्शन होता है तो 5410 था। लेकिन हमारा क्वेश्चन है 25 केवी एसी ट्रैक्शन का, तो इसके लिए क्या है, अभी दो टाइप के स्ट्रक्चर्स है, लाइट स्ट्रक्चर दैट इज एफओबी, हेवी स्ट्रक्चर दैट इज आरओबी फ्लाईओवर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एफओबी है ना, हमारा क्वेश्चन एफओबी से रिलेटेड है बराबर, फुट ओवर ब्रिजेस, तो लाइट स्ट्रक्चर हो गया ये, तो क्या है 6250। हेवी स्ट्रक्चर आरओबी या फ्लाईओवर होता तो इट वुड हैव बीन 5870, क्योंकि एफओबी के बारे में पूछा है, 25 केवी एसी ट्रैक्शन के लिए पूछा है, तो इट इज 6250। ओके, ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी हम लोग। मिनिमम सेंटर टू सेंटर ट्रैक स्पेसिंग इनसाइड टनल्स फॉर न्यू वर्क्स। टनल के अंदर दो ट्रैक है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, ठीक है, उनके बीच में कम से कम दूरी क्या हो। अब आमतौर पर आपने अभी पढ़ा, शुरुआत में हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि नॉर्मली 5300 होता है, 5300 होता है ओपन लाइन में, यानी ओपन, सॉरी ओपन लाइन नहीं कहना चाहिए, लाइक नॉर्मल ट्रैक में। लेकिन टनल के अंदर, ब्रिजेस के अंदर के लिए अलग केस है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 4265, 4495, 4725 एंड 5300। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो टनल के अंदर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है दोस्तों, दिस इज 4725 mm, 4725 mm। मिनिमम सेंटर टू सेंटर ट्रैक स्पेसिंग इनसाइड टनल इज 4725। ठीक है, अब इसका आंसर भी देख लिया जाए यहाँ पर रेफरेंस वगैरह के साथ में। टनल एंड गर्ड, मैंने कहा ना आपको कि टनल एंड गर्डर ब्रिजेस के स्टैंडर्ड्स मिलते जुलते रहते हैं, तो क्या कहा, एग्जिस्टिंग लाइन अगर थी तो पहले हुआ करता था, एग्जिस्टिंग लाइन में 4495 हुआ करता था, और अब जो है हमारे न्यू वर्क्स के लिए, क्योंकि हमारे न्यू वर्क्स के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पर कितना, इट इज 4725। पहले 4495 होता था, अब 4725 होता है। ठीक है, मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ ट्रैक। ठीक है, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the prescribed method for crossing 11 kV overhead power lines in electrified और नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टेरिटरी। यानी आप क्या समझे, देखिए हमारा चाहे इलेक्ट्रिफाइड है या नॉन इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी, दोनों के लिए यहाँ पर कॉमन है ये क्वेश्चन। एक 11 केवी का पावर लाइन पास हो रहा है, एक रेलवे लाइन को पास करना है। ठीक है, क्या है, रेलवे लाइन को पास करना है 11 केवी का। ठीक है, 11 किलोवाट का एक पावर लाइन है, वो रेलवे लाइन को पास करना है। कैसा होगा केस, लाइक हमारा रेलवे ट्रैक है समझो, और ठीक है, और एक पावर लाइन है, उसको क्रॉस करना है। एक परिस्थिति आ गई कि इसको ऐसा आपस में पार करके जाना है, तो किस प्रकार से इसको पास करेंगे हम लोग। ठीक है, किस प्रकार से पास करेंगे, पूछा नहीं है कभी ऐसा क्वेश्चन कभी, लेकिन पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने ले लिया इस क्वेश्चन को। प्रिस्क्राइब मेथड फॉर क्रॉसिंग 11 केवी ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड यानी कि वो इंसुलेशन लगा के ऊपर से लेके जाएंगे। दूसरा का है सस्पेंडेड क्रॉसिंग विथ क्लियरेंस, सस्पेंडेड रहेगा लेकिन 10860 का क्लियरेंस हो। फिर बाद में का नॉर्मली लेड बाय अंडरग्राउंड केबल या नॉट परमिटेड। ठीक है, ये चार परिस्थिति बता दी है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है नॉर्मली लेड बाय अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, मैंने सिर्फ 11 केवी तक का लिया, इसके आगे अगर आप कोड में देखेंगे तो और भी चीजें दी है। कम से कम बेसिक इतना पता होना चाहिए कि 11 केवी का अगर है
11 केवी तक अगर पावर लाइन है तो वो अंडरग्राउंड केबल से पास किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज्यादा चीजें ना लेते हुए उतनी ही चीजें ली है, क्योंकि बहुत ही बड़ा टेबल था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू पैरा सो एंड सो, पावर लाइंस अप टू एंड इंक्लूडिंग 11 kV in electrified non-electrified, the standard method is underground cabling and overhead crossing is not typically applicable. यहाँ पर overhead crossing हम लोग 11 kV के लिए तो एटलीस्ट नहीं करते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ज्यादा लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी रेफ्यूजेस इन टनल्स इज। अब देखिए दोस्तों, दो टर्म है, आगे पीछे शायद हमको शायद मिल भी जाए इसमें क्वेश्चन। एक है ट्रॉली रेफ्यूज और दूसरा है सेफ्टी रेफ्यूज। ट्रॉली रेफ्यूज और सेफ्टी रेफ्यूज, ये दो टर्म इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर, है कि नहीं? ट्रॉली रेफ्यूज एंड सेफ्टी रेफ्यूज। तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रॉली रेफ्यूज और सेफ्टी रेफ्यूज में एक ही चीज है। टनल में देखिए, टनल के अंदर जब लोग कोई काम कर रहे हैं तो जब गाड़ी आ जाएगी तो ज्यादा स्कोप रहता नहीं है, तो लोग जो है कहीं साइड में जाके लाइक अपने आप को सेफ करने के लिए जो जगह होती है उसको सेफ्टी रेफ्यूज कहते हैं। वही चीज ब्रिजेस वगैरह पे भी होती है, तो उसको हम लोग ट्रॉली रेफ्यूज भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है वैसे, है कि नहीं? सेफ्टी रेफ्यूज और ट्रॉली रेफ्यूज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लाइक उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे कहा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी रेफ्यूज इन टनल्स इज 50, 75, 100 और 150। तो मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग दैट ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, मैंने कुछ लिया रेफरेंस। यस, सेफ्टी रेफ्यूजेस क्या कहा? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी रेफ्यूजेस 100 मीटर। इसी तरह से ब्रिजों पे इनको क्या कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा ना, ब्रिजों पे इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रॉली रेफ्यूज का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो चीजें हैं। ये दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, इतना आप समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स, 100% तो नहीं करूंगा लेकिन हर दूसरे पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपको IRPW में भी यही चीज मिलेगी, IROCD से है ये, और IROCD में तो है ही है। तो इनमें से यानी ट्रॉली रेफ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आप IRPW में पढ़ते होंगे तो पैरा 646 नोट डाउन कर लीजिएगा, है कि नहीं? हमने उसमें वीडियो भी एक्सक्लूसिव बनाई है। क्वेश्चन आता ही है मोस्टली, 10 में से 9 बार ये क्वेश्चन इनमें से कहीं ना कहीं से आता ही है। तो अब यहाँ पर कम से कम देख लीजिए, टनल के अंदर इसे सेफ्टी रेफ्यूज कहते हैं, तो अधिकतम दूरी दो सेफ्टी रेफ्यूज में 100 मीटर है। वेराज अगर ब्रिज पे है तो उसको ट्रॉली रेफ्यूज कहते हैं। तो अगर मेन स्पैन 100 मीटर से कम है, ब्रिज का मेन स्पैन 100 मीटर से कम है, तो हर 100 मीटर पे अधिकतम दूरी 100 मीटर की होगी। और अगर 100 मीटर से ज्यादा का स्पैन है तो हर पियर पर एक रेफ्यूज दिया जाएगा। ईच एंड एवरी पियर वन रेफ्यूज विल बी प्रोवाइडेड, वन ट्रॉली रेफ्यूज विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बैंकमेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट स्टिल वी हैव टेकन इट। क्या कहा? फॉर्मेशन की मिनिमम विड्थ एम्बैंकमेंट में, न्यू डबल लाइन, देखो सब कुछ यहाँ पे बता दिया, एम्बैंकमेंट बता दिया, नई लाइन बता दिया, डबल लाइन बता दिया, सब कुछ बता दिया। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि ज्यादा मुश्किल है ये, है कि नहीं? इत्तेफाक से यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही है, 13160, 13160 इसका आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें सारी चीजों का हमने खुलासा कर दिया है, यानी जो भी केसेस होंगे, शायद हो सकता है आगे पीछे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, तो फॉर्मेशन विड्थ, यहाँ पे डबल लाइन के बारे में हमने बात की है। तो पहले क्या था, एग्जिस्टिंग वर्क जो है उसके लिए क्या है, एम्बैंकमेंट में 12150, कटिंग में 11550। ठीक है, ये पहले का एग्जिस्टिंग वर्क जो पहले थे ना, उसके लिए था एम्बैंकमेंट में 12150, कटिंग में 11550। बल्कि नए काम के लिए लेकिन क्या है, फॉर न्यू वर्क्स और ऑल्ट्रेशन टू एग्जिस्टिंग वर्क्स, एम्बैंकमेंट में 13160, कटिंग में भी 13160, यानी दोनों में क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, 13160। ठीक है, डबल लाइन स्ट्रेट में, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इसके लिए यहाँ पर भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मिनिमम
फॉर्मेशन विड्थ इन कटिंग। अब यहाँ देखे गौर देखे, एग्जाम में ना कभी भी कई बार क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होता है ना, हम लोग कभी कभी जोश में जाके जो है ना आंसर सही भी पता होता है तो गलत कर जाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने, अभी आपने देखा सिंगल लाइन, फिर आपको पता होगा कि नहीं इसका आंसर क्या होगा, 7850 है। आंख बंद करके कर दिया, नहीं इसको गौर से पढ़ें, क्या कहा, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग के लिए कहा है, तो 6250, 6850, 7850, 11550। तो इसका आंसर जाहिर से तौर पर शायद सभी लोगों को पता होगा, इसका आंसर क्या है, व्हाट इज इट। यहाँ पे देखो दो अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है कि नहीं। इसका आंसर क्या है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसका आंसर ये आपका ऑप्शन वन जो है ना, ए 6250 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा खुलासा हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसी जगहों पे इंसान कभी कभी गलती कर जाता है इजी क्वेश्चंस के अंदर ना। देखिए क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक एग्जिस्टिंग वर्क्स, एम्बैंकमेंट में 6850 था, कटिंग में 6250 था, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए यही है, यहाँ पे ए और बी का चक्कर यही है। ये एम्बैंकमेंट अगर कहा तो 6850 था एग्जिस्टिंग में, कटिंग में पूछा तो 6250 है, ठीक है। ये और यही अगर नए वर्क्स अगर होते, नए के लिए अभी बोला नहीं है लेकिन नए के लिए पूछा, तो फ्लैट है दोनों में 7850, एम्बैंकमेंट हो चाहे कटिंग हो, दोनों जगह पर सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। क्या है, गेज टॉलरेंस फॉर बीजी on sharp curves that is radius less than 350 मीटर। क्या कहा, ब्रॉड गेज में जहां पर शार्प कर्व है और जिसका गेज टॉलरेंस 350 मीटर से कम है, लेस देन 350 मीटर, वहां पे गेज टॉलरेंस क्या होगा। अभी हमने थोड़ा सा टाइम पहले चक्रेल जब प्रोवाइड करने के बारे में बात की थी, चक्रेल ये कर्व में, कर्व ट्रैक में, तो वहां पर हमने कुछ देखा था ना कि कुछ स्लैग गेज लगता है, तो यहाँ पर उसके बारे में ही बात हो रही है कि अगर कहीं पे 350 मीटर से शार्प कर्व है तो वहां पे गेज टॉलरेंस क्या होगा, +10 mm होगा, -5 to +3 होगा, -5 to +10 होगा, या नो वेरिएशन अलाउड, इस प्रकार से कहा है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये समझ लीजिए आप, कभी अगर वैल्यू नहीं भी याद रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक शार्पनेस जब होगी तो गेज टाइट नहीं होगा, गेज टाइट नहीं होगा, वो स्लैक ही होता है, बराबर है ना, वो स्लैक ही होता है, तो वो पॉजिटिव में ही होगा। उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका क्या है, +10 mm, क्या है आंसर इसका, 10 mm है, ठीक है, यही आंसर है इसका। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, track gauge standards, nominal gauge 1676, straight track and curves with radius more than or equal to 350 meter, straight track and curves with radius more than or equal to 350 meter, यानी कि चाहे स्ट्रेट ट्रैक हो या कर्व 350 मीटर से ज्यादा फ्लैट होगा, फ्लैटर देन 350 मीटर होगा, उस परिस्थिति में परमिसिबल गेज वेरिएशन क्या होगा, -5 to +3 होगा, -5 to +3 होगा। हमारे केस में क्या है, कर्व हमारा शार्पर है, हमारे केस में हमारा कर्व शार्पर देन 350 मीटर यानी लेस देन 350 मीटर है, तो क्या होगा, +10 mm वाइडनिंग परमिटेड, ठीक है, +10 mm वाइडनिंग परमिटेड। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो 1676 को लेके माइनस प्लस में लिख दिया है, और कुछ कमाल की बात नहीं है, बस यही ध्यान में रखना है, स्ट्रेट ट्रैक एंड कर्व विद रेडियस फ्लैटर देन 350 मीटर, -5 to +3, लेस देन 350 मीटर, +10 mm। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैनुअल जो है ना, आपका जो है ना अलर्टनेस चेक करता है, यहाँ पर आपका अलर्टनेस चेक होता, क्या कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, तो ध्यान रखना, जहां पर लेस देन, मोर देन, इक्वल टू की बात आती है ना, तो ये जो है ना लिमिट जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि आपका जो है कर्व है उसका रेडियस 350 मीटर है, तो गेज टॉलरेंस क्या होगा या परमिसिबल गेज वेरिएशन क्या होगा, क्या कहा उन्होंने, 350 मीटर कहा, वैल्यू कह दिया 350 मीटर। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, मोर देन 350 -5 +3 ठीक है, लेस देन 350 +10 ठीक है, लेकिन 350 कहां पर है, ये ध्यान रखने की चीज है, लेसर में है या फ्लैटर में है। ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये किसके साथ है, फ्लैटर के साथ में इक्वल्स टू है,
है कि नहीं? फ्लैटर के साथ में इक्वल टू साइन दिख रहा है, नीचे जो लाइन छोटी सी आपको दिख रही है। तो अगर 350 मीटर उन्होंने कह दिया तो -5 टू +3 ही हम कहेंगे, लेकिन अगर उससे कम कहा तब +10 mm हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। फॉर्मेशन विड्थ इंक्रीज्ड टू, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, किसी को कंफ्यूजन ना हो बोल के। फॉर्मेशन विड्थ इंक्रीज्ड टू यानी इंक्रीज कर दी गई है कुछ वैल्यू से, किस कारण से? ड्यू टू एक्स्ट्रा बलास्ट ऑन आउटर कर्व्स, ड्यू टू एक्स्ट्रा बलास्ट ऑन आउटर कर्व इन सिंगल लाइन। क्या कहा? सिंगल लाइन ट्रैक है, कर्वेचर है, तो कर्वेचर में आउटर रेल में हमारा एक्स्ट्रा बलास्ट लगता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। तो उस एक्स्ट्रा बलास्ट की वजह से आउटर कर्व में या आउटर रेल में वहां पर फॉर्मेशन विड्थ क्या होगी? 150 mm होगी, 300, 500 और 350 mm। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा आप लोगों ने शायद से। मैंने क्या कहा? फॉर्मेशन विड्थ इज इंक्रीज्ड टू, यानी एक्स्ट्रा, यानी आउटर आउटर कर्व में बढ़ा के क्या वैल्यू कर दिया है। यहां पर ये नहीं कहा कि कितना बढ़ाया है। देखो यहाँ पर यही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन को गौर से पढ़े, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। अगर हम ये कहते कि कर्वेचर की वजह से आउटर एज में कितना ब्लास्ट बढ़ा दिया जाता, तब आप लोग जो ऑप्शन कह रहे हैं कि 150 mm, ये सही होता। यानी देखो इसमें अभी थोड़ा सा बात करेंगे हमारे बेसिक की। तो स्ट्रेट ट्रैक में दोनों तरफ शोल्डर ब्लास्ट कितना विड्थ होता है? 350 mm होता है, बराबर है। स्ट्रेट ट्रैक में कितना होता है? 350 mm होता है। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे हमने ये कहा कि भाई बढ़ा के फाइनल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि गोलाई है, आउटर रेल में वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है आपसे। तो उस परिस्थिति में आंसर क्या होगा दोस्तों? इट विल बी 500 mm। इट विल बी 500 mm। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट किया, पर्पसफुली चेंज किया है कि देखना है कि आप लोग कितने अलर्ट हैं, है कि नहीं? अगर मैं ये कहता कि भाई कितने अमाउंट से होता, ठीक है, इंक्रीज 150 हुआ, इंक्रीज टू लिखा है, फॉर्मेशन विड्थ इज इंक्रीज टू। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट ट्रैक से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की कोशिश की है कि नहीं? इंक्रीज्ड बाय नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड बाय लिख देता। अगर ये लिख देते थे फॉर्मेशन विड्थ इंक्रीज्ड बाय, तो होता था कि 150 mm से हम इंक्रीज कर देते। हमने कहा है इंक्रीज्ड टू, तो ये क्या हो जाएगा? 500 mm। तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती है। ठीक है, अभी इसका भी जस्टिफिकेशन आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं। देखिए आंसर 500 mm है, लेकिन एज पर पैरा सो एंड सो 150 mm इंक्रीज इज नीडेड ना। इंक्रीज 150 mm हमने किया है, तो 350 से बढ़ा दिया आपने, 500 कर दिया, है कि नहीं? ठीक है ना? शोल्डर ब्लास्ट विड्थ ऑन कर्व्स आउटर इंक्रीज फ्रॉम 350 mm टू 500 mm। ठीक है, तो सिंगल लाइन में आपका जो है, ये देखिए ये आपका एक्स्ट्रा विड्थ आपका जो हो गया ना 150 mm। अब ये अगर सिंगल लाइन के लिए बारे में कहा ना, अब ये भी देखना है यहाँ पे सिंगल लाइन का। अब देखिए सिंगल लाइन के लिए तो आसान है, अगर किसी ने सिंगल लाइन नहीं पढ़ा, अगर समझिए यहाँ पे डबल लिखा होता और कोई डबल नहीं पढ़ता, तो वो भी आंख बंद करके वो उसके हिसाब से इंक्रीज फ्रॉम तक कर देता था। तो यहाँ देखिए वो भी आप जरा देख लीजिए आप, कि अगर आपका विड्थ इंक्रीज की बात हो रही तो सिंगल लाइन है, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा विड्थ, देखिए एक होता है सुपर एलिवेशन की वजह से, दैट इज डिफरेंट थिंग, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन हम खाली एक्स्ट्रा बलास्ट विड्थ की वजह से सिंगल लाइन में 150 mm बढ़ेगा, डबल लाइन में 300 mm बढ़ेगा, बराबर है। तो ये जरा ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा इंक्रीज होता है ड्यू टू सुपर एलिवेशन, ड्यू टू सुपर एलिवेशन, तो दैट इज अनदर पार्ट। वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कर्वेचर के ऊपर, उस हिसाब से गाड़ी की स्पीड क्या है, कैंट आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें कंबाइन हम प्रोवाइड करते हैं। हमसे जो पूछा वो एक ही चीज है, लेकिन मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। फाइनल फॉर्मेशन विड्थ ऑन कर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक है बलास्ट का शोल्डर वाइडनिंग, दूसरा सुपर एलिवेशन क्लियरेंस एडजस्टमेंट ऑन डबल लाइन। ठीक है, तो ये जरा क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी भरा हमने बनाया है इसको। अगर इंक्रीज्ड बाय कह देंगे तो 150 में आंसर होगा, इंक्रीज्ड टू। समझ रहे सभी लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। स्ट्रेट ट्रैक अगर होता, अगर स्ट्रेट ट्रैक अगर होता तो शोल्डर ब्लास्ट विड्थ हमारी कितनी होती है, 350 mm, यहाँ पर 350 mm बराबर। अभी हमारा कर्व ट्रैक है, कर्व ट्रैक होने की वजह से, यानी कि जो स्ट्रेट ट्रैक में जो देते हैं वो पार्ट को मैं पहले मार्क करता हूँ। स्ट्रेट ट्रैक में हम 350 देते हैं ना, सॉरी, स्ट्रेट ट्रैक में हम आउटर में 350 देते हैं, ठीक है, अंदर में भी 350 रहेगा ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम मेरा परफेक्ट नहीं है। अब अगर कहा कि इंक्रीज्ड बाय, अगर यहाँ होता इंक्रीज्ड बाय होता, कितने अमाउंट से बढ़ता, तो मैं ये कहता था कि भाई ये 350 था प्लस 150 mm हमने ये और ऐड कर दिया, हाँ है कि नहीं, हम यही कहते है कि नहीं, हम क्या कहेंगे फिर, 350 तो पहले से था प्लस ये ऐड कर दिया तो वो 150 होता, लेकिन हमने कहा इंक्रीज्ड टू, तो अब ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछ लिया है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमसे पूछ लिया है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ओके, एनीवेज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा देखिए दोस्तों, पार्ट 1 हमारा जो था ना, सॉरी चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा आईआरएसओडी का, वी हैव कंप्लीटेड दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, गेटिंग, तो चैप्टर नंबर 2 जो है आईआरएसओडी का, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इन स्टेशन रेफर टू एज पर आईआरएसओडी 2022, चैप्टर नंबर 2 स्टेशन यार्ड्स करके, चैप्टर नंबर 1 जनरल के बारे में बात कर रहा था, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो स्टेशन यार्ड्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, यानी उसके ऊपर बात होती है। तो क्या है, यहाँ पर एक टर्म है इन स्टेशन, उसके अंदर कहीं कहीं इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो क्या कहा कि एज पर आईआरएसओडी इन स्टेशन का मतलब क्या है, एरिया नियर स्टेशन बिल्डिंग, distance between home signal, portion under station master control between outermost signals, या लूप लाइन इनसाइड द यार्ड, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा पोर्शन अंडर स्टेशन मास्टर्स कंट्रोल बिटवीन आउटरमोस्ट सिग्नल, दो आउटरमोस्ट सिग्नल के बीच में वो पोर्शन जो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है उसको हम कहते हैं इन स्टेशन एज पर आईआरएसओडी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, अभी इसका आंसर ऑप्शन 3 आपका मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर इन स्टेशन रेफर्स टू द एरिया विद इन स्टेशन मास्टर स्टेशन लिमिट्स, दैट मीन्स अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेशन मास्टर लोकेटेड बिटवीन द आउटरमोस्ट सिग्नल्स ऑफ द स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्स फॉर एग्जिस्टिंग वर्क्स। अभी भी एक्चुअली ये क्वेश्चन स्ट्रेट ट्रैक में भी था, स्टेशन यार्ड्स के अंदर भी है, दोनों जगह पर सेम है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, एग्जिस्टिंग वर्क के बारे में बात हो रही है, एग्जिस्टिंग वर्क के बारे में बात हो रही है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, यस मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, आंसर इसका है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज 4265, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो ये देख लीजिए, एग्जिस्टिंग में 4265, न्यू वर्क्स या एडिशन टू एग्जिस्टिंग वर्क्स 5300, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट फॉर न्यू वर्क्स ऑन ऑल्टरेशन, ठीक है, रेकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट। अब यहाँ पर दोस्तों ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर जो टर्म है ना, यहाँ टर्म है रेकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट, और दूसरा कहा नए वर्क या कोई ऑल्टरेशन के लिए, ठीक है, रेकमेंडेड के बारे में बात हुई है। तो रेकमेंडेड के बारे में जब जब हम बात करेंगे तो नए वर्क में रेकमेंडेड वैल्यू है 1 in 1200, यहाँ पर भी इत्तेफाक से आंसर हमारा ऑप्शन सी ही है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए और भी क्वेश्चन है, मैं सब में एक ही साथ में बता दूंगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे रीड आउट कर देता हूँ ना, सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटी बनते हैं क्वेश्चन यार्ड ग्रेडियंट के, ये आपके सामने स्क्रीन पर हमने रखा है। तो पहले तो ये देख लीजिए एग्जिस्टिंग के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए क्या था, एग्जिस्टिंग के लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट 1 in 400 था, क्या था, मैक्सिमम ग्रेडियंट 1 in 400। नए वर्क्स या ऑल्ट्रेशन में दो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग में कोई रिकमेंडेड नहीं था, सिर्फ मैक्सिमम था 1 in 400, अब नए में भी मैक्सिमम 1 in 400 ही है, लेकिन अगर कहा रेकमेंडेड तो 1 in 1200, हमसे पूछा है अभी 1 in रिकमेंडेड तो 1 in 1200 हुआ,
रिकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट कहा तो 1 इन 1200, ठीक है। मैक्सिमम कहा तो 1 इन 400, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये भी बताया है कि क्या है, recommended gradient is desirable, it is desirable to provide recommended gradient but it is not mandatory, mandatory नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब अगर 1 इन 400 मैक्सिमम आपने दिया, अगर उससे डिविएशन है तो ईएसपी यानी इंजीनियर स्केल प्लान में इसको नोट डाउन किया जाए। और एक क्वेश्चन और भी आता है, वो ये है कि देखिए रेकमेंडेड तो है 1 इन 1200, इसका मतलब ये है कि जब नई लाइन बनाई जा रही है तो 1 इन 1200 का हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करें अधिकतम, ये यानी ये रेकमेंडेड है ग्रेडियंट। लेकिन अगर इससे स्टीपर बनाना है, देखिए अगर इससे स्टीपर बनाना है तो किसका अप्रूवल लगेगा, जीएम का अप्रूवल लगेगा फॉर न्यू यार्ड इन न्यू लाइन प्रोजेक्ट, नई लाइन प्रोजेक्ट में नए यार्ड बनाए जा रहे हैं। और अगर हम लोग रिकमेंडेड ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 1200 नहीं दे पा रहे, इससे स्टीपर हम दे रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, जीएम साहब का अप्रूवल लगेगा, जनरल मैनेजर्स अप्रूवल बिफोर ईएसपी इज फाइनलाइज, वो लगने वाला है। फील्ड की क्या कंस्ट्रेंट है उनको उससे आगाह किया जाएगा, अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइडेड बाय जीएम, जीएम का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अब ये उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट फॉर स्टेशन यार्ड इन बोथ न्यू एंड एक्जिस्टिंग। अब मैक्सिमम के बारे में कहा, अब मैक्सिमम में दोनों ही आ गए, चाहे नए हो चाहे एग्जिस्टिंग, मैंने आपको अब भी दिखाया था, सेम चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इन 400, करेक्ट ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इन 400। अभी हमने देखा था, वापस से मैं सेम चीज दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है नहीं। मैक्सिमम दोनों के केस में 1 इन 400 ही है, मैक्सिमम दोनों के केस में 1 इन 400 ही है। इसके बाद है एनी ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 इन 1200, ये भी मैंने बता दिया आपको, कोई भी ग्रेडियंट 1 इन 1200 से स्टीपर हो, any gradient steeper than 1 in 1200 in new line project requires approval from CRS, चीफ इंजीनियर, रेलवे बोर्ड या जनरल मैनेजर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आंसर तो लीक हो गया इसका, जीएम जनरल मैनेजर का अप्रूवल लगेगा, ओके ठीक है। ये आपको दिखाया था हमने यहाँ पर, न्यू यार्ड इन न्यू लाइन प्रोजेक्ट स्टीपर देन 1 इन 1200, जीएम का अप्रूवल लगेगा बिफोर ईएसपी इज फाइनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स हु कैन अप्रूव। देखिए इसमें ग्रेडियंट में बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जिस्टिंग यार्ड है, हु कैन अप्रूव ग्रेडियंट्स बिटवीन 1 इन 400 एंड 1 इन 100। देखिए अब क्या है, मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या था, 1 इन 400 था, लेकिन अगर 1 इन 400 से स्टीपर जाना है अप टू 1 इन 100, ये कहा है, तो यहाँ पर कौन अप्रूव करेगा, यहाँ पर कौन अप्रूव करेंगे, in existing yards who can approve gradients between 1 in 400 and 1 in 100। एग्जिस्टिंग यार्ड है, उसमें 1 इन 400 से स्टीपर जाना है एंड मैक्सिमम अप टू 1 इन 100 जाना है, तो किसका अप्रूवल लगेगा, जीएम थ्रू पीसीएसओ, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस, या सीसीआरएस, या डीएन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी भी कह रहा है अभी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों, करेक्शन स्लिप हमारी आई थी ना, इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से आया है, जीएम थ्रू पीसीएसओ इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। जीएम थ्रू पीसीएसओ इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जनरल मैनेजर थ्रू पीसीएसओ, ठीक है। ये आप देख लेना, आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, ठीक है। एग्जिस्टिंग यार्ड में 1 इन 400 से एंड टू 1 इन 100, जीएम थ्रू पीसीएसओ। इसके बाद में आप कहेंगे अरे सबसे तो ज्यादा तो सीआरएस होते, तो देखिए यहाँ पर वो भी है, 1 इन 400 से भी ज्यादा जाना है अगर आपको, तब वाया सीसीआरएस रेलवे बोर्ड का अथॉरिटी लगेगा, ठीक है। 1 इन 400 मैक्सिमम ग्रेडियंट है हमारे एग्जिस्टिंग वर्क्स के लिए स्टेशन यार्डों में, लेकिन अगर 1 इन 400 से अप टू 1 इन 100 जाना है तो जीएम थ्रू पीसीएसओ, वाया पीसीएसओ कह सकते हैं, पीसीएसओ के पास पुटअप होगा एंड पीसीएसओ पास करेंगे जीएम के पास एंड जीएम विल गिव द अप्रूवल। ऐसा ही अगर 1 इन 100 से भी स्टीपर है, 1 इन 100 से भी स्टीपर है, तो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीसीआरएस
इनके पास जाएगा और इनके थ्रू रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। अब इसी में नई लाइन का भी हम देख लेते हैं, आगे आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नई लाइनों के बारे में कहा कि अगर 1 in 400, जैसे यहाँ पे लिमिट दिया था 1 in 100, तो नई लाइनों में लिमिट थोड़ा सा और फ्लैट कर दिया है कि 1 in 400 से 1 in 260 CRS। ठीक है, नए काम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर GM नहीं है, नए प्रोजेक्ट से, तो 1 in 400 से स्टीपर अप टू 1 in 260 CRS साहब का जो है अप्रूवल लगेगा। और 1 in 260 से स्टीपर जो भी होगा वहां पर CCRS के थ्रू रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ये चारों चीजें याद रखिए, इसको मिक्स ना करें आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं, मैक्सिमम ग्रेडियंट 1 in 400 होता है, एग्जिस्टिंग में भी न्यू में भी। ये ध्यान में है, एक क्वेश्चन आया था अभी, मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है 1 in 400। ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग यार्ड है 1 in 400 से ज्यादा है लेकिन 1 in 100 से कम है, उसके बीच में है, तो PCSO के थ्रू होते हुए GM द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। और अगर 1 in 100 से भी स्टीपर है तो CCRS आप जो है रेलवे बोर्ड को पुटअप करेंगे और वो जो है अप्रूवल दिलाएंगे। ठीक है, नई लाइनों में 1 in 400 के बाद में आ जाता है नया जो बैंड है 1 in 100 नहीं है, 1 in 260 है, और यहाँ पर GM का रोल नहीं है। 260, 1 in 260 और 1 in 400 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो CRS साहब जो है अप्रूवल देंगे। और अगर 1 in 260 से हाइयर है तो यहाँ पर जैसा आपने एग्जिस्टिंग में 1 in 100 के ऊपर देखा था, वैसे यहाँ पर 1 in 260 से स्टीपर अगर होगा तो CCRS के थ्रू रेलवे बोर्ड द्वारा जो है अप्रूवल दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं हम लोग कभी कभी ना, इसलिए ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, हु मस्ट अप्रूव ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 in 100 इन एग्जिस्टिंग यार्ड। अभी हमने देख लिया, ठीक है नहीं, क्या है 1 in 100 से स्टीपर, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी, तो अभी आपको तुरंत आंसर पता चल गया क्या है, 1 in 100 से स्टीपर है तो रेलवे बोर्ड वाया CCRS हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं, नई लाइन प्रोजेक्ट है, ग्रेडियंट 1 in 260 से स्टीपर है, ग्रेडियंट 1 in 260 से स्टीपर है, यहाँ पर भी सेम है ना। दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन में कहा था कि एग्जिस्टिंग यार्ड है 1 in 100 से स्टीपर है, तो ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड वाया CCRS। और नई लाइन है तो नई लाइन में 260 से स्टीपर है, तो वही आंसर है CCRS, रेलवे बोर्ड वाया CCRS। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी इसका भी आंसर देख लीजिए, ऑप्शन 4। ठीक है, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी, कैन देयर बी एनी चेंज इन ग्रेड नियर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आसपास में क्या कोई चेंज हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर यस और नो नहीं पूछा है, यहाँ कुछ वैल्यूज के साथ में पूछा है। तो क्या है, नो चेंज विद इन 30 मीटर्स। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने मीटर तक जो है कोई ग्रेड चेंज ना हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया यहाँ पर, है कि नहीं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ले लिया, लेकिन है वही चीज। क्या, कि अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर पॉइंट एंड क्रॉसिंग से कितनी दूरी तक कोई ग्रेड चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर होगा सिंपल, नो चेंज विद इन 30 मीटर्स नियर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये है, तो क्या यहाँ पर भी आंसर क्या है, ऑप्शन 3 है, नो चेंज विद इन 30 मीटर, 30 मीटर तक कोई ग्रेड चेंज नहीं करेगा, जो चलता आ रहा था वैसे चलता रहेगा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, व्हाट इज द परमिसिबल horizontal distance from the center of track to face of passenger platform coping। क्या है इसका आंसर, परमिसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग। पैसेंजर प्लेटफॉर्म है उसकी कोपिंग से डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा। 1675 से 1905, 1670, 1680, 1600, 1700, 1650, 1690। I think the very basic question it is. Answer to this, most of you are answering correctly, that is, it is option B। यानी दो क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, मिनिमम 1670, मैक्सिमम 1680। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन अभी क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जानते हो,
तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ दो चीजें मैंने बना दी, यानी इनफैक्ट ये तरह प्लेटफॉर्म है आपका, समझो। एक मिनट, समझाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोजेक्शन कर दिया हमने। यहाँ पर मैं रेलवे ट्रैक है तो मैं सिर्फ एक स्लीपर जैसा एक बॉक्स बना देता हूँ, समझ जाना कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक है और इसका सेंटर लाइन है, ये हो गया इसका सेंटर लाइन, समझो कच्चा पक्का। अब यहाँ से ये दूरी पूछी जाए तो प्लेटफॉर्म कोपिंग कहा ना, तो कोपिंग ये होती है दोस्तों, देखो ये कोपिंग, ऊपर का पार्ट को कोपिंग कहते हैं और इसको वॉल कहते हैं ना, थोड़ा सा इसको टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म वॉल कहेंगे। दिस विल बी प्लेटफॉर्म वॉल। ये प्लेटफॉर्म वॉल ये हो गई, और प्लेटफॉर्म कोपिंग ये हिस्सा है, समझे कि नहीं। ये प्लेटफॉर्म कोपिंग है, ये प्लेटफॉर्म वॉल है। तो एग्जाम में ध्यान देना कि कहाँ से डिस्टेंस पूछा है। तो क्या कहा, व्हाट इज द परमिसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग। तो ये क्या है, 1670 से 1680, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत बार ये पूछा जाता है तो सबको पता ही है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर वही है। आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, अप टू व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेटफॉर्म कोपिंग बी केपेबल ऑफ बीइंग सेट बैक टू अकोमोडेट वाइडर स्टॉक। अब देखिए, समझो कि कोई ऐसा गाड़ी है, कोई वाइडर स्टॉक यानी कि कोच वगैरह है, ये आमतौर पे जो चलता था वो इतने में अकोमोडेट हो जाता था, समझो इस प्रकार से अकोमोडेट हो जाता था, ठीक है। मैं देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको पूरा पार्ट नहीं मैंने बनाया, इतना, चलो ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी ये प्लेटफॉर्म, ये पैसेंजर चढ़ने के लिए जगह यहाँ से, ठीक है। अब क्या कहा कि कोई स्टॉक थोड़ा सा चौड़ा आया, इससे भी चौड़ा है, लाइक इट इज टू वाइड, तो कहाँ तक जा सकेगा। ये बेसिकली ये वाइडर स्टॉक का मतलब ये है, मैं ये बताना चाह रहा आपको। तो क्या है इसका आंसर, अप टू व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेटफॉर्म कोपिंग बी केपेबल ऑफ बीइंग सेट बैक टू अकोमोडेट वाइडर स्टॉक, 1680, 1905, 1670 या 2135। क्या है इसका आंसर, यस, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली। इट इज ऑप्शन बी, दैट इज 1905। ये वही चीज है कि यानी सेटबैक करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको कितना दूर तक पुश किया जा सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो इसको यहां से हटा के हमने क्या किया, इसको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म वॉल तक हम लोग इसको फ्लश कर सकते हैं। और यही है कि ये जो अगर ये कहा सेंटर ऑफ ट्रैक से प्लेटफॉर्म वॉल का डिस्टेंस, तो ये वैल्यू 1905 आती है। तो सेटबैक कहाँ तक कर सकते हैं, 1905 तक कर सकते हैं। सिंपल है कि नहीं। 1670 80 तक ये था, मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म वॉल तक फ्लश कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या है, 1905। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं। इससे मिलता जुलता होगा तो ठीक है, तो डिलीट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस परमिट फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू एनी प्लेटफॉर्म वॉल। देखिए, अभी मैंने वही चीज बता दी आपको ना, वही चीज आ गई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस परमिटेड फ्रॉम ट्रैक सेंटर टू एनी प्लेटफॉर्म वॉल, दिस इज प्लेटफॉर्म वॉल, तो कितना है, 1905। जहां तक आपने कोपिंग को सेटबैक किया तो प्लेटफॉर्म वॉल तक तो किया था, तो कितनी दूरी पर होती है, 1905 पर होती है। ओके, गॉट इट। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आप जरूरत नहीं है, डायग्राम आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन था ना, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फॉर हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म की अधिकतम हाइट क्या होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फॉर हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर क्या है दोस्तों, 760, 840, 900 और 1065। Again, everybody is answering correctly. It is 840 mm, 840 mm. 840 mm is the correct answer to this question. ठीक है, maximum height for a high passenger platform. ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने लिया नहीं है। तो 760 मिनिमम होती है, मैक्सिमम 840 होता है, दोनों के बीच में, मतलब अधिकतम पूछा है तो 840 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर गुड्स प्लेटफॉर्म्स एक्सक्लूडिंग एंड अनलोडिंग प्लेटफॉर्म। एंड अनलोडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपका हॉर्स वगैरह का आता है ना, हॉर्स साइडिंग वगैरह वहां पर होता है। तो क्या कहा, साइडवेज वाले में व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर गुड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। गुड्स प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम हाइट क्या अलाउड होगी, 455, 840, 1065 या 1295। तो द आंसर टू दिस इज 1065।
65। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली ऑप्शन सी। सभी लोग भली बात परिचित है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम हाइट फॉर मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलें। यस, गुड। मिनिमम लेवल 455 मीडियम लेवल इज 455 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द अलाउड हाइट रेंज फॉर सबर्बन पैसेंजर प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस द ईएमयू गैप? जो कुछ मेट्रो सिटीज हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब जगह पर ईएमयू रेक चलते हैं ना, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, नहीं चलते हैं सबर्बन सेक्शन जिसको पैसेंजर प्लेटफॉर्म, वहां के रेक जरा अलग हुआ करते हैं, ठीक है नहीं, तो उनकी हाइट थोड़ी सी क्या है, ज्यादा होती है आमतौर पर। तो उसके लिए क्या कहा कि व्हाट इज द अलाउड हाइट रेंज फॉर सबर्बन? आमतौर पर 760 टू 840 था ना, लेकिन ईएमयू रेक के लिए सबर्बन पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे अलाउड हाइट रेंज क्या है? द आंसर टू दिस इज 840 टू 900 mm। ये जो अपर लिमिट थी, नॉर्मली यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, लोअर लिमिट होती है प्लस 60 mm ऐड करके 900 mm तक होती है, 840 टू 900 mm। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर इसका है। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? Suburban platforms can be up to 900 mm high for better alignment with EMU coach फ्लोर हाइट, EMU कोच के फ्लोर हाइट को मैच करने के लिए। ठीक है, सिटीज में सबर्बन सेक्शंस वगैरह में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है क्राउड हुआ करता है और बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है, ज्यादा समय के लिए गाड़ियां रुकती भी नहीं है। तो उसमें अगर गैप वगैरह ज्यादा होता है, EMU कोच ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी गैप में लोग चले जाते हैं। इसको मैचअप करने के लिए इस प्रकार से प्लेटफॉर्म को हाइट, क्योंकि अगर देखो प्लेटफॉर्म अगर आपका साधारणतः उसके हिसाब से नॉर्मल के हिसाब से रहेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि वो गैप में कोई भी जा सकता है कि नहीं, इस वजह से थोड़ा सा इसको रेज करके सबर्बन में परमिट किया है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू बी बिल्ट ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस लेस देन 875 मीटर इन अ न्यू लाइन? नई लाइन है, उसमें 875 मीटर रेडियस से शार्प कर्व पर क्या अलाउड नहीं है? ठीक है, लूप लाइन, फ्रेट साइडिंग, पैसेंजर प्लेटफॉर्म या एंड अनलोडिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द आंसर टू दिस? क्या है इसका आंसर? यस, आंसर टू दिस इज पैसेंजर प्लेटफॉर्म। यानी जहां पर एग्जिस्टिंग में होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नई लाइनें हम बना रहे हैं तो रेडियस शार्पर देन 875 मीटर, 875 मीटर से शार्पर, अगर दूसरी भाषा में कहा जाएगा तो 2 डिग्री से शार्प कर्व, वहां पर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। 2 डिग्री से शार्पर कर्व पर पैसेंजर प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी बिल्ड। वही जो मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम, कि जब कर्वेचर ज्यादा होता है तो उसके अंदर गैप्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये चांसेस होता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म में लोगों के ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से इसको मना किया है कि 2 डिग्री से शार्पर पे नहीं बिछाना है। ठीक है, नई लाइनों में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर स्टैंडर्ड बीजी टर्नआउट? दोस्तों यहाँ पर देखिए ना, बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं, बेसिकली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कहा, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल ऑपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर स्टैंडर्ड बीजी टर्नआउट? ठीक है, अब आंसर बताएं, आप बाकी लोग भी आंसर करें, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, क्या इसका आंसर होगा बताएं? आंसर टू दिस इज 48 mm, maximum clearance of checkerel opposite nose of crossing। आंसर टू दिस इज 48 mm, नॉट 45 mm। देखिए यहाँ पर इसका, इसके पीछे जो लाइक लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ब्रॉड गेज में गेज कितना होता है? 1676 mm। ठीक है, 1676 mm होता है, ठीक है नहीं, तो ये उसके हिसाब से 48 mm होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ कहीं भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि किस प्रकार का टर्नआउट है, भाई ये एसटी स्लीपर पर है, ये वुडन पर है, या पीएससी पर है, किस पर है, कुछ बताया है क्या? नहीं बताया है। हम अज्यूम करेंगे
स्टैंडर्ड की अगर जब बात किया तो हम 1676 के हिसाब से अज्यूम करेंगे, उस तरीके से 48 mm हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग, अगर क्वेश्चन में कहीं पर पीएससी स्लीपर लिखा होगा या फैन शेप टर्नआउट लिखा होगा, फैन शेप टर्नआउट हमेशा पीएससी स्लीपर पर ही होता है, ये भी आप बात समझ लें। तो ऐसी परिस्थिति में इन दैट केस फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड वाला है -3 करे। क्यों? आपको पता है ब्रॉड गेज में मैंने पूछा गेज क्या होता है, आप कहेंगे 1676। मैं कहूंगा कि जो पीएससी स्लीपर हमारी जो होती है उसमें गेज क्या होता है, आप कहेंगे 1673। सबको मालूम है 3 mm टाइट गेज बनाया जाता है पीएससी स्लीपर में, है कि नहीं? तो वो रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेसेस वगैरह के लिए होता है, वो चलो अलग टॉपिक है। तो क्या होता है -3 mm टाइट गेज बनाया, तो यहाँ पर जो वैल्यू है जो स्टैंडर्ड की है 48 है। अगर पीएससी पूछ ले या फैन शेप कह दे तो -3 कर देना है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। समझे ना मेरी बात? तो इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी शायद हमने लिया होगा इसको, यस इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। स्टैंडर्ड मैक्सिमम क्लियरेंस इन 40 इज 48 mm except for 1673 mm gauge turnouts where it is 45 mm। 1673 mm gauge turnout क्या होंगे? That will be PSC स्लीपर, या जिसको हम लोग फैन शेप टर्नआउट भी कहते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, -3 कर देना आपको। आपको एक वैल्यू याद रखना है बस, यहाँ पर ना ध्यान देना क्वेश्चन में। बहुत लोग इसके ऊपर जो है ना आर्ग्यू करते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते क्वेश्चन, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल, what is the minimum clearance of check rail opposite nose of crossing। स्टैंडर्ड बीजी अगेन कह दिया, मिनिमम क्लियरेंस के बारे में कह दिया। यहाँ कहीं लिखा है पीएससी टर्नआउट कुछ, तो आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसको भी तो सब जानते होंगे, इसका आंसर क्या होगा, 41, 45, 44, 48 क्या होगा। कहीं कहा है पीएससी, नहीं कहा है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 44 mm। अगर ये कह देता पीएससी में हम कहते थे कि नहीं ये 44 नहीं होगा 41 होगा, कब, अगर पीएससी होता तो 44 आपका स्टैंडर्ड मिनिमम, मैक्सिमम 48, मिनिमम 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या कहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ विंग रेल एट नोज ऑफ क्रॉसिंग फॉर बीजी। विंग रेल में क्लियरेंस, विंग रेल में क्लियरेंस क्या होगा, तो वही होगा जो चेक रेल में था, वही विंग रेल में भी होगा। द आंसर विल बी, आंसर विल बी, यस गुड, आंसर इज 48 mm। कितना है, 48 mm होगा। अब आप लोग लॉजिक समझ गए इसका, मेरे ख्याल से अभी किसी को भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बहुत हाई फंडा कुछ भी नहीं है समझाने जैसा, वही जो मैंने आपको बताया वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ विंग रेल एट नोज ऑफ क्रॉसिंग। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ विंग रेल एट नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो मिनिमम में और मैक्सिमम में क्या था 48 था, मिनिमम क्या होगा आपका, शाबाश 44, गुड, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी 44 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा इसके थ्रो ऑफ स्विच के बारे में आ गया। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टो ऑफ ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल इन न्यू वर्क्स। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टो ऑफ ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल इन न्यू वर्क्स, यानी इसको थ्रो ऑफ स्विच भी कहते हैं हम लोग। एक स्विच आपकी ओपन है, टर्नआउट होता है ना, तो या तो नॉर्मल पोजीशन में सेट होता है यानी मेन लाइन की तरफ, या तो रिवर्स में यानी कि टर्नआउट तरफ होता है। तो कोई एक तरफ से तो टंग रेल ओपन होती है, जो ओपन होता है ना ओपन स्विच, तो स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो क्लियरेंस होता है इसके बारे में बात चल रही है। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या है और क्या कह दिया, फॉर न्यू वर्क्स, न्यू वर्क्स के लिए पूछा उन्होंने, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, कोई ए भी कह रहा है, अक्सर लोग बी कह रहे हैं, कोई एक ए भी कह रहे हैं, तो ए क्यों कह रहे हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने न्यू वर्क्स का है। एग्जिस्टिंग वाले में पहले थ्रो ऑफ स्विच 95 mm हुआ करता था, एग्जिस्टिंग में 95 हुआ करता है, और न्यू में क्या है 115 mm, 115 mm, ठीक है। तो इसमें भी एम्बिग्विटी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरा आपको आईआरएसओडी मैंने यहाँ पे कॉपी करके दे दिया है। इन मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टो ऑफ ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल
existing works 95 mm, new works or alteration to existing 115. And this clearance can be increased up to 160 mm in curved switches in order to obtain adequate clearance between gauge phase of stock rail and back phase of tongue rail. ये आपका जो थिक वेव स्विच वगैरह होता है तो वहां पर क्लियरेंस ज्यादा देना पड़ता है कि नहीं? तो थिक वेव स्विच वगैरह के बारे में बात हो रही है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम रेडियस अलाउड फॉर बीजी टर्नआउट्स और स्लिप पॉइंट्स इन स्पेशल केसेस? स्पेशल केसेस में मिनिमम रेडियस जो क्या प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं, लाइक होता ना डायमंड सिंगल स्लिप, डायमंड डबल स्लिप, समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं? वहां पर मिनिमम रेडियस क्या अलाउड है? ऑप्शन आप देखिए 213, 175, 350 एंड 218 mm। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, दैट इज 218 mm, 218 मीटर। इसका आंसर क्या है? 218 मीटर्स। ठीक है, गुड ना, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्लिप पॉइंट्स, टर्नआउट्स और क्रॉसओवर रोड्स इज 218 मीटर, दैट इज 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री। ओके, वेरी गुड एवरीबॉडी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द फ्लैटेस्ट एंगल ऑफ ऑर्डिनरी क्रॉसिंग यूजुअली सैंक्शन? यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं क्या आंसर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े आप। व्हाट इज द फ्लैटेस्ट एंगल ऑफ ऑर्डिनरी क्रॉसिंग यूजुअली सैंक्शन? गुड, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, मोस्टली सभी ने। यस, द आंसर टू दिस इज 1 in 20। Although Indian Railways में we are laying turnout up to 1 in 16, लेकिन सैंक्शन जो है फ्लैटेस्ट एंगल जो है दैट इज अप टू 1 in 20, 1 in 20 तक है। ठीक है, तो आंसर इसका 1 in 20 है, फ्लैटेस्ट एंगल दैट इज सैंक्शन। ठीक है, जस्टिफिकेशन इसका कुछ है क्या, देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर है। दो 1 in 16 इज स्टैंडर्ड, क्रॉसिंग एज फ्लैट 120 में भी सैंक्शन। Minimum angle of crossing 1 in 16, लेकिन crossing as flat as 1 in 20 will usually be sanctioned if recommended by CRS। CRS आप अगर recommend करेंगे तो 1 in 20 तक उसको sanction किया जा सकता है। थोड़ा सा हमने इसको ट्विस्ट करने की कोशिश किया, बट यू ऑल आर वेरी क्लेवर, सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड क्रॉसिंग शुड नॉट बी फ्लैटर देन, डायमंड क्रॉसिंग शुड नॉट बी फ्लैटर देन कितना? 1 in 16, 1 in 10, 1 in 12, 1 in 8.5। ठीक है, क्या है आंसर इसका? डायमंड क्रॉसिंग किससे फ्लैटर नहीं होना चाहिए? यस, ऑल ऑफ योर लाइक सेइंग करेक्ट आंसर, इट इज 1 in 8.5। 1 in 8.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है नहीं? 1 in 8.5 से फ्लैटर डायमंड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। बट फिर यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, डायमंड क्रॉसिंग शुड नॉट बी फ्लैटर देन 1 in 8.5, बट आगे क्या कहा? डायमंड क्रॉसिंग एज फ्लैट एज, diamond crossings as flat as 1 in 10 will usually be sanctioned if recommended by CRS। ठीक है, तो कहां तक सैंक्शन किया जा सकता है? as flat as 1 in 10। ठीक है, ये चीज यहां पर नोट डाउन करने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum clear available length of a siding where trains are intended to be crossed? क्या कहा? क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। कम से कम क्लियर अवेलेबल लेंथ साइडिंग की कहां पे, जहां पे ट्रेन को क्रॉस करना, तो साइडिंग जब बनाते हैं मिनिमम लेंथ क्या हो साइडिंग की? तो क्या है इसका आंसर? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35 मीटर, 750 मीटर एंड 1000 मीटर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35 मीटर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35, जो सब सेक्शन की सबसे लंबी ट्रेन होगी, प्लस 35 मीटर जो है मिनिमम क्लियर लेंथ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर स्टैंडिंग रूम जिसको हम लोग कहते हैं ना, जहां पर गाड़ी आती है ना, CSR, क्लियर स्टैंडिंग रूम। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35 मीटर ये होनी चाहिए, ताकि वो लंबी से लंबी ट्रेन भी जो अकोमोडेट की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच फॉर्मूला, एक्चुअली ये बेसिकली ये पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन रह गया था. विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इन टर्नआउट्स. फॉर्मूला कौन सा है इसमें सही है? सी इक्वल्स वी स्क्वायर बाय 127 आर, सी इक्वल्स जीवी अपॉन 127 आर, सी इक्वल्स जीवी स्क्वायर बाय 127 आर, सी इक्वल्स जीवी स्क्वायर बाय आर. सभी लोग आंसर सही मार्क कर रहे हैं, दैट इज जीवी स्क्वायर बाय 127 आर. ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने करीबन 43 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. वी हैव कंप्लीटेड रिलेटेड टू IRSOD 43 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए. ओके, तो सारा जस्टिफिकेशन भी हमने साथ में देख लिया. उम्मीद है आप सभी लोगों को ये फॉर्मेट हमारा पसंद आया होगा. ओके, थैंक यू.